नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और प्रहार में बात करेंगे 6 बड़ी खबरों की। मोदी ने जेनजी के साथ मिलकर नई क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। विकसित भारत 2047 का संकल्प पूरा करने के लिए आज से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हो गई है। लेकिन पंजाब से कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर आई है। प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग और पूर्व सीएम चन्नी की जंग अब सरेआम दिख रही है। पटियाला में चन्नी समर्थकों पर प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग क्यों आग बबूला हो गए, आपको तस्वीरों के साथ पूरी खबर बताएंगे। इधर संसद के बाहर चंदा चोरी का ड्रामा विपक्ष को भारी पड़ गया है। राहुल गांधी, पप्पू यादव समेत कई नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। उधर यूपी में कल मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। पेपर लीक और चंदा चोरी जैसे मुद्दे यहां भी छाए रहेंगे। उधर बिहार में पेपर लीक करने वालों का इलाज जारी है, तो दिल्ली में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के गुर्गों को पुलिस ने कैसे लंगड़ा बना दिया, यह भी हम आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां 2027 के चुनावी दंगल से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। अब से कुछ देर में लखनऊ में सर्वदलीय मीटिंग होने वाली है। कल से शुरू होने वाले विधानमंडल के मॉनसून सत्र से पहले आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में सत्ता पक्ष विपक्ष से सदन की कार्यवाही में सहयोग करने की अपील करेगा, क्योंकि विपक्ष मॉनसून सत्र के दौरान सरकार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में घेरने की तैयारी में है। सत्र के संचालन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक होगी। आज ही सत्ता पक्ष और विपक्ष विधानमंडल दल की बैठकें कर अपनी रणनीति तय करेंगे। लखनऊ में सपा की बैठक भी हो रही है। वहीं शाम को बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग होगी। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अयोध्या श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, नीट पेपर लीक जैसे कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाने की तैयारी कर रहा है, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष को करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। आज होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी, कांग्रेस, ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, संजय निषाद की निषाद पार्टी, जयंत चौधरी की आरएलडी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, वहीं राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी शामिल होगी, जिसमें मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। मॉनसून सत्र की अगर बात करें तो सत्र के पहले दिन यानी कल विधानसभा में सिर्फ शोक प्रस्ताव आएगा। आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के दिवंगत विधायक आलम बदी को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। 4 अगस्त को योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए अनुपूरक बजट सदन में पेश करेगी। 5 अगस्त को विभिन्न विधायी कार्य निपटाए जाएंगे और सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक लाएगी। 6 अगस्त को सदन में सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा की जाएगी। तो मसौदा पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन विपक्ष की अपनी अलग तैयारी है सरकार को घेरने की। मॉनसून सत्र को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। चढ़ावा चोरी कोई मुद्दा नहीं है, एक्शन हो चुका है, एसआईटी जांच कर रही है। विपक्ष सदन का वक्त बर्बाद ना करे। विपक्ष अच्छे सवाल जो राज्य के जनता के हित में है लेकर के आएगी। सरकार हर सवाल का जवाब देगी। सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले, सदन का समय बर्बाद ना हो, यह हमारा प्रयास है। यह सत्र जो आता है उसमें हर सदस्य भी इंतज़ार करता है, प्रदेश की जनता भी इंतज़ार करती है, और यह सदस्य प्रदेश की जनता के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें अनुपूरक भी आने वाला है। तो ये अनुपूरक बजट, क्योंकि चुनाव है बस अगले साल, तो उसको नज़र में रखकर ये अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। इसमें क्या क्या चुनाव होते हैं तब भी अनुपूरक आता है, और जब चुनाव नहीं होते तब भी अनुपूरक आता है। ये एक रूटीन है। जो कोई भी काम शुरू किया जाता है, कहीं पे बजट की कमी आती है, पैसे की कमी आती है, तो वह अनुपूरक आता है और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखकर आएगा। उधर विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी तैयार है। उनका कहना है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई वो बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। तो उनके जवाब, विपक्ष मुद्दा विहीन है और चढ़ावा चोरी कोई मुद्दा नहीं है। वो जिस कर्मचारी ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। बाकी एसआईटी जांच चल रही है। समय सदन का बर्बाद करने का अगर उन्होंने ठान रखा है तो वो अलग बात है, अन्यथा उनको सदन में जो सवाल हो सरकार से उसका जवाब सरकार देने को तैयार है। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी का, अपराध का, माफियागिरी का, दंगों का युग अब उत्तर प्रदेश में आने वाला नहीं है। अब सुशासन है, विकास है, गरीब कल्याण है, महिला सशक्तिकरण है, युवाओं की उज्जवल भविष्य, अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने के प्रयास है।
तो देखिए, सर्वदलीय बैठक भी होने जा रही है जिसमें तमाम दलों के साथ सहमति बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। तो विपक्ष की अपनी तैयारी है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। रुचि, एक ट्रेलर समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में दिखाया जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एग्रेसिव तरीके से समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया। अब जब यूपी में विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो क्या तैयारी आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष की नजर आ रही? ये समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा में भी इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है कि जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, क्योंकि देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि ये मुद्दा उनके लिए काफ़ी बड़ा है और अगर इसको ज़ोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे तो ये गांव-गांव ये बात पहुंचेगी। तो समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। पार्लियामेंट में जैसा आपने बताया, आपने देखा ही, तो विधानसभा में भी कुछ वैसा ही होगा, लेकिन सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। अब यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग होगी जिसमें सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि आप शांति से अपनी बात रखिए, आपकी सब बात सुनी जाएगी। लेकिन होता ये नहीं है। जब हाउस शुरू होता है तो हम हर हाउस में, हर विधानसभा में हम देखते हैं कि सत्र शुरू होने के पहले विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होता है। तो अब ऐसे उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी जो सत्र है वो हंगामेदार होगा और संभल में जो दंगे हुए थे उसकी जांच रिपोर्ट भी इस हाउस में रखी जा सकती है। तो इसको लेकर भी हंगामा होगा, लेकिन सरकार का कहना है कि वो तैयार है विपक्ष के हर जवाब देने के लिए। बिल्कुल, देखिए, सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है तो विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है, खासकर समाजवादी पार्टी तैयार है। एक राम मंदिर का मुद्दा समाजवादी पार्टी के पास है। रुचि, इसके अलावा कौन से और मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है सदन के अंदर, चूंकि मसला 27 के चुनाव का है? देखिए, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यूपी में भी समाजवादी पार्टी जोर शोर से पेपर लीक का मुद्दा उठाती रही है और कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस के ज़्यादा 2 ही विधायक हैं विधानसभा में, लेकिन तब भी क्योंकि राहुल गांधी ये मुद्दा उठा रहे जोर शोर से। अभी प्रयागराज भी आने वाले राहुल गांधी छात्रों की पंचायत करने के लिए, तो ये जो पेपर लीक का मुद्दा है ये उठेगा, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठेगा, सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, जो जिस तरह से रामपुर में मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो भी कुछ विवाद चल रहा है वो भी विधानसभा में उठाया जाएगा। तो विपक्ष तैयार है सरकार को घेरने के लिए, उधर सरकार भी तैयार है विपक्ष के हर जवाब देने। ठीक है, मुद्दे कई हैं समाजवादी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास। अब देखना यह होगा कि मॉनसून सत्र उत्तर प्रदेश में ठीक तरीके से चल पाएगा या वैसा ही होगा जैसा संसद के सत्र को हम देख रहे हैं। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चंदा चोरी के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। संसद भवन में चंदा चोरी के नाम पर सियासी ड्रामा कर अब सांसद पप्पू यादव मुश्किलों में फंस गए हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के संसद मार्ग थाने में पप्पू यादव के अलावा राहुल गांधी और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं वाराणसी में तो पप्पू यादव के अलावा राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वाराणसी के कोतवाली थाने की पुलिस ने साधु संतों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। इस शिकायत में तीनों नेताओं पर हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया था। दरअसल शुक्रवार को संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का विरोध करने के लिए एक नाटक का मंचन किया था। इस दौरान पप्पू यादव साधु बनकर चढ़ावा चोरी की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन ये अब उन पर महंगा पड़ता दिख रहा है। सनातन के अपमान पर पप्पू यादव के खिलाफ शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहा है। साधु संतों और हिंदू संगठनों की मांग है कि पप्पू यादव के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस बीच बीजेपी सनातन के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। सोमवार को बीजेपी इस मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा कर सकती है। तो ये तस्वीर जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर राहुल गांधी के लिए, पप्पू यादव के लिए, अवधेश प्रसाद के लिए बड़ी भारी पड़ने वाली है। पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ नई दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन वाराणसी में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वाराणसी पुलिस ने एफआईआर में 4 धाराएं लगाई हैं। एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें बीएनएस की धारा 196, 299, 302 और 3-5 शामिल है। बीएनएस की धारा 196 धर्म के आधार पर लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करने से जुड़ी है, जबकि धारा 299 का संबंध विद्वेषपूर्ण कार्य के जरिए किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से है। इसी तरह बीएनएस की धारा में किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रावधान है। बांसुरी स्वराज ने कहा है कि संसद भवन परिसर में ड्रामा कर सनातन संस्कृति का अपमान किया गया है।
सांसद पप्पू यादव जी, अखिलेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज एफआईआर की मांग दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है। देखिए, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन किसी भी वर्ग की इस प्रकार आस्था पर आघात करना ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शुक्रवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने चढ़ावा चोरी का विरोध किया था। इस दौरान पप्पू यादव भगवा ड्रेस में दान की पेटी लेकर बैठ गए थे। राहुल गांधी समेत कई सांसदों ने दान की पेटी में चंदा चढ़ाया और पप्पू यादव इसे डोनेशन बॉक्स की जगह अपनी पॉकेट में रखते गए। अब बीजेपी और साधु संतों ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। पप्पू यादव के भगवा ड्रेस में चोरी करने पर सवाल उठा है, लेकिन पप्पू यादव का कहना है कि उन्होंने सनातन का अपमान नहीं किया, उन्होंने राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वालों को बेनकाब किया है। मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है। तो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने की और लड़ेंगे। जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे। जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं। वहीं अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि अयोध्या में करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ डकैती हुई है। अब इसका खुलासा होने पर बीजेपी बौखलाई हुई है, इसीलिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। 2 महीना हो रहा है, लेकिन ये सरकार इनको बचा रही है। कितना भी सरकार बचावे, लेकिन बच नहीं पाएंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब कोई न कोई शक्ति का उदय होता है और ऐसे लोगों को सर्वनाश करता है। तो यहाँ तो प्रभु श्री राम खुद विद्यमान है, शक्ति है। और यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवत भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक कोई न कोई शक्ति का अवतार होता है। तो ये तो धर्म की हानि हुई है, धर्म की हानि हुई। और धर्म की हानि करने वाले कौन लोग हैं? ये बीजेपी के लोग हैं, या आरएसएस के लोग हैं। तो जब ये मामला आज देश के करोड़ों लोगों के जबान पे है, भले सरकार माफ़ कर दे, लेकिन ये भगवान इनको माफ़ नहीं कर दे। इसलिए इनके ऊपर छटपटाहट है, छटपटाहट है, इसका कोई मतलब नहीं। वहीं अयोध्या की तपस्वी छावनी के परमहंस आचार्य ने कहा कि संसद भवन परिसर में भगवा को अपमानित किया गया। उन्होंने एफआईआर के आधार पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की, नहीं तो सनातनी लोगों के धैर्य का बांध टूट जाएगा। श्री राम के चित्र को जिस तरह से जानबूझ करके और सपाइयों के जो है तो चरण के पास डाल देना, ये अति निंदनीय रहा, असह्य रहा। और पूरे देश में इसको लेकर के बहुत लोग दुखी हैं। लेकिन सनातनी किसी भी स्थिति में संविधान की मर्यादा नहीं तोड़ना चाहता है। नहीं तो अभी तक पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। अब एफआईआर पंजीकृत होने के बाद हम सब लोगों की मांग है कि शीघ्र से शीघ्र इन लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो। नहीं तो अगर इसमें विलंब किया जाएगा तो फिर हम लोगों के सब्र का बांध टूटेगा और इसका फिर जो है नतीजा ऐसा होगा कि कोई झेल नहीं पाएगा। हम लोगों ने रणनीतियां तैयार कर ली हैं कि अगर न्याय नहीं मिला, अगर भीड़ तंत्र का ही सुना जाएगा, तो हम लोग फिर कई करोड़ की संख्या में 120 करोड़ सनातनी हाथ में मोटा डंडा भगवा झंडा लेकर के फरसा गड़ासा बल्लम हम सब लोग अपने यहाँ देवी देवताओं के शस्त्र धारण करके और संसद भवन कूच करेंगे। और ये जितने अधर्मी उसमें सम्मिलित थे, एक भी अधर्मी को हम लोग बख्शेंगे नहीं।
तो एक तरफ सनातन के अपमान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के अंदर सुलग रही गुटबाजी भी परेशानी का सबब बन रही है और उसका सरेआम तमाशा होने लगा है। पार्टी में जारी अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक पंजाब कांग्रेस की हर मीटिंग में हंगामा, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन हंगामा नहीं थम रहा है। शनिवार को संगरूर और पटियाला में भी कांग्रेस मीटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। संगरूर में जिस वक्त हंगामा हुआ उस वक्त पंजाब कांग्रेस प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल भी मंच पर मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल के सामने चन्नी के समर्थन में नारे लगाए। जो संगरूर में हुआ, कुछ वैसा ही हंगामा पटियाला में भी हुआ। पटियाला में भी पंजाब कांग्रेस में चल रहे मतभेद उभर कर सामने आ गए। यहां भी चन्नी गुट के समर्थकों ने बैठक में हंगामा किया। बैठक में पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के संबोधन के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। अब पार्टी में जारी गुटबाजी पर कांग्रेस के आला नेता कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। बैठक में हुए हंगामे को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग सीएम भगवंत मान की साजिश बता रहे हैं। अगर कोई 50 ਬੰਦੇ आके किसी दी मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 50 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੇੜ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਖਲਲ ਮਚਾਇਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ नहीं। मुख्यमंत्री साहब अब देखिए, मीटिंग कांग्रेस की है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन साजिश भगवंत मान की है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस इस वक्त किस मुश्किल में फंस गई है। पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी से पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल भी भड़क गए हैं। भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि पार्टी अब बागियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। चुनाव हो सकता है फरवरी 27 के पहले नवंबर महीने में होगा, तो हमारे पास केवल 3 महीने हैं और इस 3 महीने में हमको पार्टी संगठन भी मजबूत करना है, वैचारिक रूप से भी, सांगठनिक रूप से भी, और लड़ाई हमारे सामने जो और विरोधी दल हैं उनसे है। तो ये इस लड़ाई की तैयारी हमारी हम लोग मुकम्मल करेंगे। अब देखिए, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला फ्रेम, एक तरफ यहां पर वडिंग कह रहे हैं कि भगवंत मान की साजिश है, तो वहीं भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई उन लोगों पर की जाएगी जो विरोध कर रहे हैं। समझा जा सकता है कि कांग्रेस के सामने मुश्किल पड़ी है। इधर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एनडीए की सहयोगी अपना दल एस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल आज बहराइच दौरे पर रहेंगी। बहराइच में अनुप्रिया पटेल चुनावी तैयारियों को धार देंगी। बहराइच में कार्यकर्ता समागम में शामिल होंगी, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर है। अपना दल एस का 2022 में बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी कि स्ट्राइक रेट 70.5% रहा था। 2017 में भी अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़कर 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। स्ट्राइक रेट 81.8% का रहा था। अब चुनौती 27 की है। बीजेपी के साथ मिलकर लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने की तैयारी अनुप्रिया पटेल की पार्टी करती हुई नजर आ रही है। और अब बात पूरे देश में पेपर लीक को लेकर घमासान की। ऐसे में बिहार में हवलदार इंस्ट्रक्टर की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आ गया है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में पटना के विक्रम का निवासी राज समदर्शी, हाजीपुर का अभिषेक कुमार और बायोमेट्रिक सुपरवाइजर नितेश कुमार शामिल है।
बिहार में 29 जुलाई को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के हवलदार इंस्ट्रक्टर पद की परीक्षा हुई थी। इस दौरान हाजीपुर में एग्जाम सेंटर के बाहर राज समदर्शी उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया। राज समदर्शी ने एग्जाम में धांधली की बात कबूल की, साथ ही अपने सहयोगी का नाम अभिषेक कुमार लिया। राज ने यह भी बताया कि अप्रैल 2026 में आयोजित AEDO परीक्षा में भी उसने धांधली की थी। राज समदर्शी ने हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा चोरी में बायोमेट्रिक सुपरवाइजर नितेश का नाम लिया। उसने कहा कि नितेश के जरिए उस तक प्रश्न पत्रों के उत्तर पहुंचते थे। इसके बाद पुलिस ने सहयोगी अभिषेक को भी पकड़ा है। राज समदर्शी एवं अभिषेक कुमार को मोबाइल से परीक्षा से जुड़े कई एडमिट कार्ड, उत्तर पत्र मिले हैं, जिन्हें दोपहर 12:21 पर भेजा गया था। बात करेंगे आसमानी आफत की। मानसून की मूसलाधार मार से देश के 18 राज्य इस वक्त बेहाल है। असम, ओडिशा में तबाही के बाद अब केरल और कर्नाटक में वेदर का गदर देखने को मिला है। केरल में 10 से ज्यादा जिले इस वक्त बारिश, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की चपेट में हैं। इडुक्की, कन्नूर में भारी तबाही हुई है। कर्नाटक में लैंडस्लाइड और बारिश का कहर है। साउथ के इन राज्यों में करीब 10 लोगों की मौत की खबर है। लाखों लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला जा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। गुजरात के नवसारी, मोरबी, सूरत में हालात बद से बदतर बने हुए हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय नदियां उफान पर हैं। लोगों का जनजीवन ठप हो गया है। लाखों लोग सैलाब से प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी है। लैंडस्लाइड से भी लोगों को सावधान रहने की अपील है। किश्तवाड़ से बादल फटने की खबर सामने आ रही है। सबसे पहले आपको गुजरात के साबरकांठा की तस्वीर दिखाते हैं। रिहायशी इलाके में पार्क की गई कार सैलाब के तेज धार में बह गई। भारी बारिश के चलते सड़क पर दरिया बहने लगा। पानी का प्रचंड प्रहार पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है और फिर देखते ही देखते कार तिनके की तरह बह जाती है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये कार पानी के सैलाब में फंसी हुई नजर आ रही थी, उस वक्त इस कार में कोई मौजूद नहीं था। काफी देर तक कार इलाके के अलग अलग रास्तों पर डिब्बे की तरह तैरती नजर आई। लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाया और ये कार ऐसे ही तिनके की तरह यहाँ वहाँ पानी के साथ तैरती हुई नजर आ रही थी। अब सोचिए पानी का बहाव कितना तेज होगा कि एक भारी भरकम गाड़ी भी इस पानी के प्रवाह को, इस पानी के फोर्स को नहीं झेल पाई और यहाँ तहाँ ये गाड़ी तैरती हुई नजर आ रही थी। लोगों ने चीखा चिल्लाया, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस गाड़ी को इस सैलाब से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जान पर बनाती पानी का बहाव बहुत तेज था। इसीलिए ये जो गाड़ी है ये घंटों ऐसे ही पानी की लपटों में तैरती हुई नजर आ रही थी। आसमान से बरस रही आफत की वजह से सब कुछ हो रहा है। तेज बारिश की वजह से सड़कें सैलाब बन चुकी हैं, दरिया बन चुकी हैं और पानी का फ्लो बहुत तेज है, पानी का फोर्स बहुत तेज है, जिसकी वजह से आफत और दुगनी हो गई है। वहीं गुजरात के मोरबी की बात करें तो यहाँ भी भारी बारिश का कहर बरपा है। यहाँ तेज बारिश के चलते लोगों की जान पर बनाई है। अलग अलग इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चल रहा है। एक गांव में घर के अंदर लोग फंस गए थे। मकान सैलाब की चपेट में आ गया था, जिसके बाद चीख पुकार पर स्थानीय लोग और प्रशासन की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। आप देख सकते हैं कैसे रस्सियों का सहारा लेकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और पानी के बीच फंसी हुई जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं ऐसी जगहों पर जहां पानी ने हाहाकार मचा दिया है, जहां पानी की वजह से सब कुछ तबाह हो गया है। और ऐसे में रेस्क्यू दल कैसे पानी के बीच में जाकर रस्सियों के सहारे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं, वो भी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित रहने की जो सलाह है वो दी जा रही है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी आइए आपको दिखाती हूँ। यहाँ भी मौसम की मार से लोग बेहाल हैं। सैलाबी तांडव की ये तस्वीर सारंगढ़ की है। एक युवक को सड़क पर आए सैलाब को पार करना महंगा पड़ गया। पानी के प्रचंड प्रहार से वो बुरी तरह में फंस गया। बाइक लेकर तेज बहाव वाले रास्ते पर जैसे ही पहुंचा, बाइक का संतुलन बिगड़ा और युवक बहने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर युवक को बाहर बचा लिया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक तिनके की तरह बह गई। 2 दिन पहले इसी स्पॉट पर कार समेत दंपति उफनती नदी को पार करते समय फंस गए थे और सैलाब के प्रहार में उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बावजूद भी इस इलाके में लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं और ये जो उनकी कोशिश है
रास्ता पार करने की पानी के बीचों बीच कैसे उनकी जान पर भारी पड़ जाती है, ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। शख्स ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि अपनी बाइक को बचा ले, लेकिन पानी की लहरों के आगे बेबस था। शख्स की जान तो बच गई, लेकिन जो बाइक थी वो तिनके की तरह बह गई। हालांकि इस कोशिश में इस युवक की जान भी जा सकती थी। बार बार प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि जहां नदी नाले हैं वहां से लोग ना गुजरे, जहां पानी का सैलाब है वहां से लोग ना गुजरे, लेकिन फिर भी लोग अपनी जिंदगी को आफत में डालकर ये जोखिम उठाते हैं और इसका खामियाजा कई बार जिंदगी को देकर चुकाना पड़ता है। सैलाबी आफत का मंजर आपको कर्नाटक के शिवमोगा का दिखा रही हूँ। शिवमोगा में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते तीर्थहल्ली इलाके में सड़क पर दरिया बहने लगा और उसकी चपेट में कार सवार कुछ लोग आ गए। पानी के बीचों बीच लोग काफी देर तक कार फंसी रही और कार सवार लोग उसकी छत पर खड़े होकर मदद की गुहार लगाते रहे। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, कर्नाटक के शिवमोगा की है, जहां एक गाड़ी पानी के सैलाब में फंसी हुई है। लोग इस गाड़ी के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे। काफी देर तक ये लोग ऐसे ही पानी के सैलाब में फंसे रहे, फिर कड़ी मशक्कत के बाद यहां से लोगों का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला। पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान अचानक टूटकर गिर गए, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा। सड़क पर आवाजाही रोक दी गई है, यानी कि सड़क पर आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। लेकिन लैंडस्लाइड का ये मंजर कितना खतरनाक है आप देखिए। जैसे ही मलबा नीचे गिरता है, एक सफेद धुआं दिखने लगता है, जिसका मतलब यह है कि बड़ी संख्या में बोल्डर सड़क पर आकर गिर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त अगर सड़क से कोई गुजर रहा होता तो कैसे उसकी जान पर बनाती, इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़ी मात्रा में जब मलबा सड़क पर आ जाता है तो सड़क को बंद करना पड़ता है और फिर सड़क को खोलने का काम शुरू किया जाता है। उत्तराखंड के धारचूला से तस्वीर सामने आई है। वहीं दक्षिण भारत में इस वक्त मूसलाधार संकट सबसे गंभीर बना हुआ है। तमिलनाडु के थुथुकुडी का एक मंजर है। समंदर किनारे एरिया में मौसम की मार में फंसी एक नाव डूब गई। नाव पर सवार मछुआरे पानी में कूद गए और पास की एक नाव पर चढ़कर अपनी जान बचाई। आंधी तूफान और समंदर की तेज लहरों के बीच कोई भी कोशिश काम नहीं आई। मछुआरों की नाव कुछ ही देर में समंदर के अंदर समा गई। गनीमत ये रही कि ये नाव समंदर में समाती उससे पहले ही जो मछुआरे इस नाव पर सवार थे, उन्होंने पानी में कूदकर दूसरी नाव पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी ये नाव नहीं बच पाई। अब देखें, रस्सी इस नाव से बांध रखी है, कोशिश की जा रही है कि इसे बचाया जा सके दूसरी नाव के सहारे, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है, समंदर की लहरें बहुत तेज हैं और इन लहरों में तमाम कोशिशें नाकाम हो गई और देखते ही देखते ये जो नाव है ये पानी में डूब गई। वहीं केरल में भारी बारिश और भूस्खलन का कहर बरपा है। हजारों लोग इस वक्त केरल के अलग अलग जिलों में फंसे हुए हैं। केरल के 10 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड का अटैक हो रहा है, जनजीवन ठप हो गया है। केरल में अभी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है। इडुक्की, कोझिकोड समेत अलग अलग इलाकों में लोगों को बचाया जा रहा है। घर पानी में डूबे हुए हैं, सड़कों पर दरिया बह रहा है, पूरे इलाके कीचड़ में डूब गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, पानी बहुत तेजी के साथ बह रहा है। सड़कें जो हैं वो दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। जो आम रास्ते हैं वो पूरी तरीके से पानी के अटैक में हैं। ऐसे में रेस्क्यू दल तैनात कर दिए गए हैं ताकि कहीं पर भी किसी जिंदगी के फंसने की कोई खबर मिले तो उसे फौरन रेस्क्यू कर निकाल लिया जाए, क्योंकि ऐसे में आम लोग इस पानी से दो चार होकर निकले ऐसा देखकर बिल्कुल नहीं लगता है। और जो दूर दराज के गांव हैं जहां पानी भर गया है, वहां से भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। केरल के प्रभावित इलाकों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के चलते लोग मलबे के नीचे लोग जो है परेशान हैं। आपको बता दें, कोलाहलामेडु में हुए भूस्खलन के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ, अग्निशमन और बचाव सेवा की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। लोगों का कहना है कि इस इलाके में इस तरह का भूस्खलन पहली बार हुआ है। केरल के कन्नूर जिले में सबसे बुरा हाल है। कन्नूर जिले के अलग अलग रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। जहां बाजार लगते थे वहां नाव चल रही हैं। भारी बारिश के चलते लोगों की आवाजाही ठप है। लोग घरों में फंसे हुए हैं। राहत मदद के लिए लगातार आपदा प्रबंधन टीम स्पॉट पर मौजूद हैं। केरल के 8 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है। ऐसे में लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। कन्नूर में सैलाब के बीच एक बस फंस गई। पानी के बीचों बीच बस के रुकने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से रस्सियों के सहारे रेस्क्यू चलाया गया और इस पानी के
सैलाब से इस बस को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और अब बात हरिद्वार की करेंगे, जहां कांवड़ियों की कार से टक्कर के बाद बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। गुस्साए लोगों ने कार चालक के साथ मारपीट की और उसकी कार को भी तोड़ दिया। हरिद्वार के गोल्डन ढाबा फ्लाईओवर के पास का ये मामला है, जहां गंगा जल लेकर दिल्ली लौट रहे कांवड़िए की ऑल्टो कार से एक अन्य कांवड़िए की हल्की टक्कर हो गई, जिसके बाद कांवड़ जो है वो खंडित हो गई। जैसे ही कांवड़ खंडित होने की बात आसपास से गुजर रहे दूसरे कांवड़ियों को पता लगी, सबने कार को रोककर चालक की पिटाई शुरू कर दी। कुछ देर जो है लोगों ने कार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लाठी और डंडे से कार को पूरी तरह से तोड़ डाला गया। इतना ही नहीं, कार की छत पर चढ़कर उस पर उछल कर नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ये सब रोकने की बजाय वीडियो बना रही थी घटना का। शुरुआती जांच में पता चला है कि ऑल्टो कार में सवार शख्स भी कांवड़िया ही है, जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली लौट रहा था, लेकिन रास्ते में कांवड़िए से उसकी कार टकरा गई और ये बवाल शुरू हो गया। कार का देखिए क्या हाल कर दिया है, शीशे तोड़ दिए गए हैं, कार को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। ये हंगामा हरिद्वार की सड़क पर चलता रहा। आप देखिए ये कांवड़िया कैसे इस गाड़ी पर चढ़कर कूद कर इस गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आस्था के नाम पर इस हंगामे की कितनी जगह है, ये अपने आप में एक सवाल है। और पुलिस वाले आपको इक्का दुक्का नजर आ रहे होंगे, वो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, वो हाथों में मोबाइल लेकर इस घटना का वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन कोई भी इस घटना को रोकने की कोशिश करता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देखिए कैसे घेर कर ये भीड़ एक शख्स को मार रही है, बाल खींच कर मार रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस गाड़ी से कांवड़िए को टक्कर लगी है, वो गाड़ी में भी एक कांवड़िया ही सवार था। ऐसे में ये हंगामा कितना वाजिब है और आस्था के नाम पर ये हुड़दंग मचाने का अधिकार आखिरकार किसने दिया, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर प्रशासन को कार्रवाई भी करनी चाहिए। यहाँ तो एक पुलिस वाला खड़ा है और ये पुलिस वाला सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसके हाथ में डंडा भी है, लेकिन बजाय इसके कि यहाँ लोगों को समझाता, गुस्से को शांत कराता, ये तो वीडियो शूट कर रहा है। ऐसे में पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े होते हैं और प्रशासन के इंतजाम पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हाथों में डंडे लेकर ये कांवड़िए इस गाड़ी को बेतहाशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं, इस गाड़ी को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर जो बैठा था वो भी कांवड़िया है। एक हल्की टक्कर लगने के बाद ये हंगामा करने का अधिकार किसने दिया है, ये सवाल है। और देखिए पहली बार नहीं जब इस तरीके की घटना सामने आई हो। हर साल जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है तो ऐसे में हुड़दंग की तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं, जिस पर प्रशासन को सख्ती करने के निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन हंगामा इतना ज्यादा होता है कि प्रशासन ऐसे मूक दर्शक बनकर, पुलिस ऐसे मूक दर्शक बनकर सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें कैमरे में कैद करती रहती है। हरिद्वार में जिस शख्स को सड़क पर लात घूंसों से पीटा गया और पुलिसकर्मी पिट रहे शख्स को बचाने की एक नाकाम कोशिश करते रहे और कुछ लोग शख्स की लगातार पिटाई करते रहे। अब आस्था के नाम पर इस हुड़दंग का अधिकार इन लोगों को किसने दिया है, ये एक बड़ा सवाल है। एक शख्स जिसे बेरहमी से पीटा जा रहा है,
आखिर उसे पीटने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया है, एक बड़ा सवाल है। पुलिस ने पीड़ित कार चालक की तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। मौके से एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है और अब घटना के वायरल वीडियोज और सीसीटीवी फुटेज की मदद से दूसरे आरोपियों की पहचान भी की जा रही है, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी और ये भीड़ कैसे बेकाबू हो गई, कैसे इस गाड़ी को तोड़ा गया, और सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि वो शख्स जो इस गाड़ी को चला रहा था, जो खुद एक कांवड़िया है, उसे कैसे लात घूंसे से पीटा गया, ये तस्वीरें भयावह और चिंताजनक है। नाम मेरा राजा है। मैं गाड़ी पे कूद रहा था, गाड़ी के शीशे तोड़ रहा था कावड़ वालों के साथ। आगे से नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई है बहुत बड़ी, मुझसे गलती हो गई है। और अब बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शूटर्स के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद ताजपुरिया गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। रोहिणी इलाके में पुलिस को टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 गुर्गों के आने की खुफिया जानकारी मिली। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो बाइक से जा रहे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्रॉस फायरिंग में दिल्ली पुलिस के 2 जवानों को भी गोली लगने की खबर है। पकड़े गए दोनों बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की गई है। पिछले दिनों ही दोनों ने एक शख्स की हत्या की थी और इन दोनों के बारे में जैसे ही दिल्ली पुलिस को जानकारी मिलती है, दिल्ली के रोहिणी इलाके में इन दोनों बदमाशों को घेरा जाता है। लेकिन जब बदमाश फायर शुरू कर देते हैं तो पुलिस भी फायरिंग शुरू कर देती है और इस क्रॉस फायरिंग में 2 पुलिस वाले भी जख्मी हो जाते हैं और दोनों बदमाशों को पकड़ भी लिया जाता है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में हरीश माथुर नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई थी और इसकी जिम्मेदारी ली थी टिल्लू ताजपुरिया गैंग की तरफ से और पुलिस लगातार ये तलाश कर रही थी कि इन बदमाशों को पकड़ा जाए। हत्या के बाद से ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद अब पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा है और उससे पहले इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है। हम मौका वारदात पर मौजूद है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच ये पूरी जो मुठभेड़ है वो हुई। कराला इलाके में मुठभेड़ हुई, कंझावाला थाना क्षेत्र में, और जहां पर ये मुठभेड़ हुई ये जो जगह है, देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा पुलिस की तरफ से जो बातें लिखी भी गई है नीचे, और जो स्पॉट पर जो निशान है वो बनाए गए हैं। ये देखिए कि यहाँ पर ब्लड आपको अभी भी दिखाई देगा, ये खून है जहाँ जब मुठभेड़ हुई और कई जो राउंड है वो गोलियां चली। ये बताया जा रहा है करीब आधा दर्जन राउंड गोलियां चली पुलिस और बदमाशों के बीच। पुलिस को जानकारी मिली थी कि जो बदमाश है वो यहाँ से गुजर रहे हैं और इसमें जो बदमाशों की पहचान है वो विशाल और राहुल के तौर पर हुई है। ये देखिए यहाँ पर आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये पुलिस की तरफ से लिखा गया है इन फ्रंट ऑफ ब्लाइंड आश्रम। बिल्कुल ये ब्लाइंड आश्रम के सामने का ये इलाका है और फिरनी रोड मजरी कट है। माजरी जो है गांव का नाम है और नियर UR 2 दिल्ली। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मेरठ के नौचंदी में शबाना नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 6 महीने की मासूम की जान ले ली। कुछ दिन पहले शबाना और उसके बेटे के गुम होने की FIR उसके पति ने दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने छानबीन की तो बच्चे का शव नाले से बरामद हुआ। शबाना का पति इमरान पंजाब के बठिंडा की राइस मिल में काम करता है। इसी बीच इंस्टाग्राम पर शबाना की दोस्ती विशाल से हुई। कुछ दिन में दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और फिर दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक विशाल ने शबाना को कहा कि बच्चे के साथ परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। इसी दौरान विशाल ने बच्चे को मारकर नाले में फेंक दिया। पुलिस ने जब छानबीन की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि हत्या के बाद उसका शव नाले में फेंका गया था। पुलिस ने 26 जुलाई को शबाना को हापुड़ से अरेस्ट किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने शबाना के प्रेमी को भी अरेस्ट कर लिया है। एक बच्चे का शव नाले से बरामद हुआ था। पुलिस ने तुरंत वहां पे फॉरेंसिक टीम एवं अन्य CCTV फुटेज को देखते हुए शव के लिए पोस्टमार्टम कराया गया था। सहारनपुर के थाना गंगो में 22 तारीख को इसी बच्चे की अपनी मां के साथ, जिसका मां का नाम शबाना पत्नी इमरान है, इसके संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। बाद में जो पत्नी है शबाना, इसकी बरामदगी भी करवाई गई थी, लेकिन बच्चे की बरामदगी इनके द्वारा नहीं हुई थी। जो बच्चे की मां है शबाना पत्नी इमरान, साथ में उनका जो प्रेमी युवक है जिसका नाम विशाल है, जो रहने वाला हापुड़ का है, इनके दोनों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया है।
और अब बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां मसूरी में अवैध मजार पर प्रशासन का पीला पंजा जमकर गरजा है। बुलडोजर की मदद से प्रशासन ने इसे ध्वस्त कर दिया है। अवैध मजार को, इस मजार का निर्माण सरकारी जमीन पर कब्जा करके किया गया था। बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन ने मजार कमेटी को नोटिस जारी किया था। जब कमेटी ने नोटिस के बाद भी मजार के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए तो प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। बुलडोजर एक्शन के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने काफी विरोध भी किया। मुस्लिम समाज का कहना था कि कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जहां मजार का निर्माण हुआ था वो जमीन नगर पालिका परिषद की है। जांच में ये भी पाया गया कि मजार का निर्माण सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर किया गया था। वो भूमि जो है बेसिकली सार्वजनिक नगर पालिका परिषद मसूरी के, इस संबंध में वहाँ की जो कब्रिस्तान समिति है उनको नोटिस भी दिया गया था। फर्स्ट नोटिस लगभग 21 मई को दिया गया था। उसके बाद 3 नोटिस और दिए गए। उनके द्वारा जो है कोई भी वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए जिससे ये साबित हो पाए कि वो जमीन जो है उस समिति की है तथा उस पर उस संरचना की कोई अनुमति ली गई हो। तो विधिवत 3 नोटिस तामील कराने के उपरांत सभी डिपार्टमेंटों से उसकी जांच लैंड और कैंटोनमेंट, नगर पालिका परिषद मसूरी, नायब तहसीलदार मसूरी और इसके अलावा नगर पालिका वक्फ बोर्ड, सभी की जांच के उपरांत ये जो है आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।